नमस्ते। आप देख रहे हैं हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। आज हम लोग निबंध के बारे में पढ़ेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि निबंध को कैसे लिखा जाए और निबंध को लिखने में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन इसके पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करना चाहें तो कमेंट करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं, निबंध के ऊपर चर्चा करते हैं। निबंध पर चर्चा करें उसके पहले एक चीज़ समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि निबंध और लेख में फ़र्क क्या है। बहुत मामूली सा फ़र्क है निबंध और लेख में। सबसे पहले लेख को समझें। लेख किसी भी विषय पर सर्वमान्य मान्यताओं को जब हम सिलसिलेवार तरीके से लिपिबद्ध करते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, किसी विषय पर सर्वमान्य मान्यताओं के आधार पर जब उसे हम सिलसिलेवार तरीके से लिपिबद्ध करते हैं तो वो लेख होता है। पर वहीं अगर किसी विषय पर लेखक की अपनी राय जब व्यक्त किया जाता हो, लेखक जब किसी विषय पर अपनी राय व्यक्त करता हो तो वो उसमें निबंध होता है। निबंध अच्छी तरीके से बंधा हुआ होता है। पर लेख में ये ऐसा नहीं है। लेखक उसमें अपनी राय अपने तरीके से नहीं रख सकता। उसमें जो सर्वमान्य मान्यताएं होती हैं लेख में, बस वही उसमें लिखा जाता है और सिलसिलेवार तरीके से लिखा जाता है। जबकि निबंध में लेखक किसी विषय पर अपनी निजी राय रखता है। एक आगे हम लोग देखते हैं। दूसरी बात यह है कि निबंध शब्द का मतलब क्या है। निबंध शब्द का मतलब होता है अच्छी तरह से बंधा हुआ। निबंध लेखक के अपने विचार, भाव तथा अभिव्यक्ति को प्रकट करने का एक अच्छा साधन है। जब हम किसी विषय पर अपने विचार को क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं तो उसे हम निबंध कहते हैं। निबंध शब्द सीमा से बंधी होती है। शब्द सीमा के भीतर ही लेखक को अपनी बात रखनी पड़ती है, रखना भी चाहिए, और उसमें ऐसे नहीं बल्कि प्रभावशाली तरीके से उसमें रखना होता है। मतलब शब्द सीमा जो तय शब्द सीमा है, उस तय शब्द सीमा के भीतर लेखक को अपनी राय प्रभावशाली तरीके से रखना होता है। मतलब ये कि उस गद्य रचना को हम निबंध कहते हैं जिसमें लेखक किसी विषय के बारे में अलग ढंग से कुछ कहता है। निबंध के माध्यम से लेखक उस विषय से संबंधित अपने निजी विचारों को बड़े ही प्रभावशाली तरीकों से कहने की कोशिश करता है, तो हम कहते हैं कि वो निबंध हुआ। एक अच्छा निबंध, सुगठित निबंध और व्यवस्थित निबंध के लिए विषय का अच्छा ज्ञान होना बहुत जरूरी है तथा भाषा पर भी उसकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। दूसरी बात है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक अलग अलग राय होती है, अलग अलग राय होती है। लोग अलग अलग होंगे तो सबकी अपनी अलग अलग राय होगी और अलग अलग समझ भी उनके होंगे, और अलग अलग राय या समझ सबकी अपना अलग अलग होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं अलग अलग व्यक्ति के द्वारा लिखे गए निबंध एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। बात समझ में आ रही होगी आपको कि हर व्यक्ति की राय एक जैसी नहीं होती किसी विषय पर। हर व्यक्ति की राय किसी विषय पर अलग अलग हो सकती है, और जब राय सबकी अलग अलग होगी तो फिर अलग उनके द्वारा लिखे गए जो निबंध होंगे वो भी अलग अलग होंगे। मान के चलिए किसी विषय पर हमको निबंध लिखना है तो उस विषय पर हमारी अलग अलग समझ हो सकती है, हमारा अपना एक अलग राय वो बन सकता है, आपकी एक राय अलग बन सकती है, आपकी समझ कुछ और हो। तो अलग अलग समझ होने के कारण हो सकता है कि मैं जो निबंध लिखूं और आपके द्वारा जो निबंध लिखा गया उस दोनों में समानता न हो, अर्थात उसमें भिन्नता संभव है, होना ही है, क्योंकि सबकी राय अलग अलग हो सकती है, भाषा सबकी अलग अलग हो सकती है। इसलिए निबंध में एक लेखक के निबंध का दूसरे लेखक के निबंध के साथ इस तरीके से तुलना तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है कि दोनों में अलग अलग राय प्रकट किया गया। निश्चित चूंकि दोनों के राय अलग अलग होंगे ही, इसमें इस आधार पर किसी की तुलना नहीं की जा सकती है। ठीक है। आगे निबंध लिखने के लिए, एक अच्छा निबंध लिखने के लिए
ये आवश्यक है कि उस व्यक्ति को उस चीज के बारे में अच्छी जानकारी हो। और ये अच्छी जानकारी होगी कब? जब वो लेखक या वो व्यक्ति अध्ययनशील होगा। मतलब ये कि लेखक का अध्ययनशील होना बहुत जरूरी है। कारण जो व्यक्ति जितना अधिक अध्ययन करता है उसको किसी विषय पर उतनी अधिक आसानी होती है अपनी राय बनाने पर। किसी भी विषय पर उसको अपनी राय बनाने में उतनी अधिक आसानी होती है जो व्यक्ति जितना अधिक अध्ययनशील होता है। मतलब स्थिति स्पष्ट उसके सामने अधिक होती है जो व्यक्ति जितना अधिक पढ़ता है। जो कम पढ़ेगा उसके सामने स्थिति उतनी कम स्पष्ट होती है। और जो व्यक्ति जितने अधिक अध्ययनशील होते हैं उनको उस चीज के बारे में अधिक बारीकी के साथ समझने में सहूलियत होती है, अर्थात समझ सकते हैं वो। निबंध में ऐसी अनावश्यक बातों से भी बचना चाहिए जिसे लिखे बिना भी निबंध के भाव और उसके अर्थ में कोई अंतर नहीं आता है। मतलब अवांछित बातों से बचना जरूरी है। निबंध को प्रभावशाली बनाने के लिए लेखक चाहे तो बड़े बड़े लोगों के कथनों, उनकी सूक्तियों और काव्यांशों का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें प्रभाव बनता है। निबंध जो लिखते हैं इन चीजों का प्रयोग करने से उस निबंध में एक प्रवाह आता है जो निबंध को सुपाठ्य बनाता है। निबंध की भाषा उसके प्रसंग के अनुरूप होनी चाहिए। इससे निबंध में स्वाभाविकता आती है। मतलब ये कि निबंध में स्वाभाविकता लाने के लिए जरूरी है कि जिस विषय पर हम निबंध लिखने बैठे हों उसी के अनुरूप हमारी भाषा होनी चाहिए। आगे निबंध को प्रसंगाधीन विषय के सभी बिंदुओं को सिलसिलेवार और अनुच्छेदों में लिखनी चाहिए। यहां ध्यान रखना होगा कि एक अनुच्छेद अगले अनुच्छेद के साथ तारतम्य बनाता हो। मतलब एक दूसरे के साथ उसका जुड़ाव हो। मतलब जब हम कोई निबंध लिखते हैं तो उसमें उसको बिंदुवार उसके लिए अलग अलग अनुच्छेद बनाते हैं और उसमें यह जरूरी है कि एक अनुच्छेद का संबंध अगले अनुच्छेद के साथ हो। ऐसे उस निबंध को लिखा जाना चाहिए ताकि उसके बीच क्रम बना रहे, क्रम टूटना नहीं चाहिए। एक चीज और, निबंध को उसके निर्धारित शब्द सीमा के अंदर ही लिखना होता है। इस प्रकार एक अच्छे निबंध लिखा जा सकता है या एक अच्छे निबंध को लिखा जा सकता है जब उसको एक समय सीमा शब्द सीमा के अंदर उसको हम लिखते हैं या लिखने का अभ्यास करते हैं। ध्यान रहे, बड़े बड़े लेखक को लिखने के लिए, जो बहुत बड़े बड़े लेखक होते हैं उनके लिए ऐसी शब्द सीमा कोई निर्धारित नहीं होती है, वो अपने हिसाब से लिखते हैं। लेकिन कभी कभी उनके लिए भी ये निर्धारित कर दी जाते हैं। लेकिन बच्चों के लिए तो पहले से तय होता है कि अब इतने शब्दों में ही आपको निबंध लिखना है। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप एक शब्द सीमा के अंतर्गत निबंध को लिखने का नियमित अभ्यास करें तो ज्यादा बेहतर हो। अब सवाल है कि निबंध के कितने भाग होते हैं और इसके प्रकार कितने होते हैं। निबंध के भाग की बात करें तो इसके तीन भाग में इसको हम बांट सकते हैं। एक तो होता है उसका पहला भूमिका, दूसरा होता है उसका विस्तार या फिर उसका मध्य भाग जिसको बोलते हैं, और तीसरा भाग होता है अंत या फिर उसका उपसंहार, जहां निबंध को खत्म किया जाता है। भूमिका निबंध के विषय में से परिचय कराता है। भूमिका निबंध के विषय से वो परिचय कराता है। कौन? तो निबंध की जो भूमिका होती है वो उससे परिचय कराता है। मतलब भूमिका निबंध का वो दरवाजा होता है जहां से निबंध आरंभ होता है। अन्य शब्दों में कहें तो यह उस निबंध का वो प्रवेश द्वार कहलाता है, या फिर ये कह लें हम लोग कि वो उसका विषय प्रवेश होता है। अन्य शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं, ज्यादा बेहतर होगा ये कहना कि भूमिका निबंध के लिए उसका विषय प्रवेश होता है। भूमिका का आकर्षक होना आवश्यक होता है ताकि पाठक उस निबंध को आरंभ से अंत तक पढ़ने से अपने आप को रोक नहीं सके। मतलब ये कि किसी निबंध की भूमिका ही पाठक को उसे पूरा पढ़ने के लिए पूरा शुरू किया तो अंत तक उसको पढ़ने के लिए वो प्रेरित करता है। वो चीज क्या होता है, वो कारक क्या है? तो निबंध का वो कारक उसकी भूमिका है। भूमिका अगर आकर्षक है तो वो भूमिका ही
लेखक की भूमिका ही पाठक को उसको आरंभ से लेकर के अंत तक पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, या फिर यूं कह ले, हम दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि उसको वो मजबूर कर देता है, भूमिका ही पाठक को उसको उसके अंत तक पढ़ने के लिए। दूसरा उसका मध्य भाग होता है। इसमें ये निबंध का उसका प्रमुख अंग होता है, जिसको विस्तार भी बोलते हैं हम, इसका मध्य भाग भी बोलते हैं, जहां प्रसंग वाले विषय के संबंध में लेखक को विस्तार से अनुच्छेदों में चर्चा करना होता है। अनुच्छेदों में चर्चा करना होता है, अलग अलग अनुच्छेदों में उसकी पूरी चर्चा करनी होती है लेखक को। यही पाठक के यही पाठक लेखक की लेखन क्षमता, ध्यान रहे, यही वो भाग होता है निबंध का जहां पाठक लेखक की लेखन क्षमता का आकलन करता है। अतः हम कह सकते हैं यहाँ ये विषय को सही प्रकार से प्रतिपादित करना बहुत जरूरी होता है। निबंध का जो मध्य भाग होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। यही वो भाग होता है निबंध का जहाँ पाठक लेखक के लेखन क्षमता, उसकी लिखने की जो क्षमता है, लिखने का जो कौशल है, उस कौशल का सही आकलन करता है कि कौन लेखक कितना काबिल है लिखने में, कितने लिखने की क्षमता उस व्यक्ति में है। यही भाग होता है जो पाठक इसी आधार पर उसका आकलन करता है लेखक का। मतलब ये इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ इस भाग में विषय को सही प्रकार से प्रतिपादित करना लेखक के लिए बहुत जरूरी होता है। यही उसको दिखाना होता है, अपने लेखन कौशल को दिखाना पड़ता है यहाँ। तीसरा जो इसका भाग होता है वो होता है इसका उपसंहार, या फिर इसका अंत कह सकते हैं। किसी निबंध का ये अंतिम पड़ाव होता है उपसंहार, जहाँ आते आते प्रसंगाधीन विषय पर चर्चा समाप्त हो जाती है। यहाँ वो चर्चा समाप्त हो जाती है, ये उपसंहार होता है निबंध का। उपसंहार में लेखक उस विषय पर अपनी राय के मुताबिक निष्कर्ष देता है। अब बात करते हैं आखिर निबंध के प्रकार कितने होते हैं। निबंध के अलग अलग विद्वानों के हिसाब से निबंध के अलग अलग प्रकार बताए जाते हैं। उतनी गहराई में जाने से बेहतर है कि हम लोग देखें तो इसे सामान्यतः हम लोग निबंध को 4 भागों में बांट सकते हैं, या 4 भागों में उसको हम लोग बांट करके देख सकते हैं। एक तो होता है विवरणात्मक निबंध, दूसरा होता है विचारात्मक निबंध, तीसरा होता है वर्णनात्मक निबंध, और चौथा होता है कल्पनात्मक निबंध। ये 4 भागों में हम टोटल निबंध को, यानी कुल निबंध को हम 4 भागों में बांट करके सारे निबंध को देख सकते हैं। हालांकि मैंने इसके पहले कहा, ध्यान रखिएगा कि अलग अलग विद्वानों के राय में निबंध के प्रकार भी अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन उतनी गहराई में जाने से बेहतर है कि हम लोग कुल निबंध को 4 भाग में ही बांट के अगर देखें तो इसमें ही सारे निबंध आ जाते हैं। उसमें कौन कौन से निबंध है, किन 4 भागों में हमने बांटा या हम लोग बांटते हैं। पहला होता है विवरणात्मक निबंध, दूसरा होता है विचारात्मक निबंध, तीसरा होता है वर्णनात्मक निबंध, और चौथा होता है कल्पनात्मक निबंध। इन 4 भागों में हम कुल निबंध को बांट सकते हैं। विवरणात्मक निबंध में प्राय किसी विषय वस्तु का विवरण प्रस्तुत करते हुए लेखक उस पर अपनी निजी मंतव्य देता है। ध्यान दीजिएगा, विवरणात्मक निबंध में प्राय किसी विषय वस्तु का विवरण प्रस्तुत करते हुए लेखक को उस पर अपनी निजी राय या निजी मंतव्य देना होता है। क्लियर। अगला है विचारात्मक निबंध। इस विचारात्मक निबंध में लेखक द्वारा किसी गंभीर मुद्दों पर भिन्न रायों के आधार पर विचारोत्तेजक निबंध लिखना होता है लेखक को। फिर एक बार समझ लें, विचारात्मक निबंध में लेखक के द्वारा किसी गंभीर मुद्दों पर भिन्न भिन्न रायों के आधार पर विचारोत्तेजक निबंध लिखना होता है। तीसरा है वर्णनात्मक निबंध। इस वर्णनात्मक निबंध में किसी विषय आदि का वर्णन किया जाता है, जबकि चौथे प्रकार के निबंध में किसी छोटे या बड़े विषय पर, ध्यान दीजिएगा, जबकि चौथे प्रकार के निबंध में, जिसको हम कल्पनात्मक निबंध मैंने कहा था अभी, उस कल्पनात्मक निबंध में
किसी छोटे या बड़े विषय पर कल्पना के आधार पर जब कोई निबंध लिखा जाता है तब उस निबंध को हम कल्पनात्मक निबंध कहते हैं। फिर एक बार समझ लें, जब किसी छोटे या बड़े विषयों पर कल्पना के आधार पर कोई निबंध लिखा जाता है तब उस निबंध को हम कल्पनात्मक निबंध कहते हैं। इस प्रकार के निबंध प्रायः साहित्यिक लेखकों के द्वारा ज्यादा लिखे जाते हैं। इसके अंतर्गत यानी ललित निबंध जो होता है वो ललित निबंध भी इसी कोटि के अंतर्गत आता है। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा और आपको पसंद भी आया होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप देखते रहे हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। नमस्ते।